हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एजु वेदांत क्लासेस में। अंकित आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10 के केमिस्ट्री, जो साइंस भाग, उसमें केमिस्ट्री जो है चैप्टर, उसका नंबर 3 है। ये धातु तथा अधातु है, मेटल एंड नॉन मेटल है इंग्लिश में। तो ये आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट्स की। ठीक है, मैं फुल्ली डिटेल में नहीं जाऊँगा चैप्टर के, बस वन शॉट टाइप या फिर समझ लीजिए एक डिफिनीशन टाइप इस चैप्टर में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है वो सभी इस लेक्चर में होने वाला है। ये लेक्चर जो होने वाला है वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं, क्या है? भौतिक गुणों के आधार पर तत्वों को 3 वर्गों अर्थात धातु, अधातु तथा उपधातुओं में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है? जो भौतिक गुणधर्मों के आधार पर तत्वों को 3 भागों में बाँटा गया है, और 3 भाग क्या है? अधातु, धातु और उपधातु। ठीक है? तो आइए आगे चलते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? ठीक है? धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी अथवा सक्रिय श्रेणी कहते हैं। ये चीज़ें। सक्रिय श्रेणी क्या है? कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता, जो ये कम क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील, ये क्रियाशील, तो घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी अथवा सक्रियता श्रेणी कहते हैं। दूसरे शब्दों में धातुओं को उनके मानक अपचय विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी अथवा सक्रिय श्रेणी या श्रेणी निम्न है। तो जैसे कि क्या-क्या इस श्रेणी में है कि पोटेशियम जो है सर्वाधिक अधिक क्रियाशील है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उससे कम बेरियम, स्क्रेंडियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर और लेड, सीसा, अल्युमिनियम, ये सब पीटी है, पेटलेट, और लास्ट में है सबसे कम क्रियाशील है एयू। ठीक है, तो ये सब क्रियाशीलता के आधार पे थी। तो आइए 2-3 चीज़ें जान लेते हैं इससे रिलेटेड। पहला, इस श्रेणी में पहले ऊपर आने वाली धातुएं आसानी से ऑक्सीकृत होती हैं। दूसरे शब्दों में, जिस धातु क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी वह उतना ही सरलता से ऑक्सीकृत होगी। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा देखिए, देख लीजिए। दूसरा, इस श्रेणी में पहले ऊपर वाली धातुएं अर्थात अधिक क्रियाशील धातुएं वाली बाद वाली धातुएं अर्थात कम क्रियाशील को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग जब पढ़े होंगे पहले चैप्टर में, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, वो चीज़ें इसमें। तीसरा देखिए, तो हाइड्रोजन से पहले ऊपर वाली धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस स्थापित करती है। श्रेणी में धातुओं का स्थान जितना ऊपर होता है उनकी अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। चौथा है, इस श्रेणी में शीर्ष पर स्थित धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि अधिक क्रियाशील होने के कारण ठंडे जल के साथ क्रिया करके ही हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ये चीज़ें थी। ये 4 पॉइंट देख लिए। अब आगे चलते हैं। अम्लराज या एक्वारेजिया। अम्लराज या एक्वारेजिया क्या होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का वह मिश्रण जिसमें आयन के अनुसार 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, अम्लराज कहलाता है। यह शुद्रम होता है तथा इसकी प्रकृति संक्षारक होती है। यह उत्कृष्ट अधिक धातुओं जैसे सोना, एयू, प्लेटलेट, पीटी को गलाने की क्षमता करता है। ठीक है, और अयस्क क्या होता है? आइए आगे देखते हैं। अयस्क क्या है? वे खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण सुगमता तथा मितव्ययता अर्थात कम खर्च के साथ किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। उदाहरण, हॉर्न सिल्वर, AgCl, कॉर्नेलाइट, KCl, MgCl2.6H2O आदि। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। आगे देखिए, किसी धातु के एक से अधिक अयस्क हो सकते हैं। यह धातु को प्राप्त करने के स्थान, प्राकृतिक वातावरण, किसी विशेष खनिज की पृथ्वी में उपलब्ध, ठीक है, मात्रा एवं उस स्थान में उपलब्ध साधन आदि पर निर्भर करता है। अयस्कों को उसके यौगिक की प्रकृति के आधार पर
निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला ऑक्साइड अयस्क बॉक्साइड, देखिए ये है चीज़ है। कॉरियल्ड, ये चीज़ देख लीजिएगा। क्यूप्राइड ये है। हेमेटाइट ये है। मैग्नेटाइट ये है। और जिंकाइट ये है, आदि ये चीज़ें हैं। ठीक है, जो अयस्क ऑक्साइड अयस्क है। अब उसमें ऑक्साइड ओ जुड़ा होता है। दूसरा थे कार्बोनेट अयस्क, इसमें सी पक्का जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो कैलेमाइट ये आता नहीं है, तब भी देख लीजिए, आता नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। सीरूसाइट ये है। लाइमेस्टोन ये है। सीडेराइट ये है, आदि ये चीज़ें। ठीक है, और तीसरा देखिए सल्फाइड अयस्क, कॉपर पायराइड, अर्जेंटाइट, जिंक ब्लेड, सिनेवार, आयरन पायराइड आदि। ठीक है, और चौथा है क्लोराइड अयस्क, हॉर्न, सिल्वर, कॉर्नेलाइट आदि। ये सब तो देख लिए, अभी इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि बोर्ड में पूछा जाए ये सब। ठीक है, तो इतना भी चिंता ना करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि धातुओं के निष्कर्षण धातुक्रम द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने में कई चरण उपयुक्त होते हैं। अयस्क जो पढ़े हैं उसके फ्लो चार्ट बना दे दिया। ठीक है, फ्लो चार्ट भी देख लीजिए। अयस्क है, अयस्क का सांद्रण है, फिर एरो में एरे पूरा करके दिया है। तीन दिया है, 3 प्रकार के। तो पहला उच्च अभिक्रियाएं हैं, दूसरा मध्य अभिक्रियाएं, तीसरा निम्न अभिक्रियाएं हैं धातुएं। तो उच्च अभिक्रियाओं में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आता है, और मध्य में जिंक और Fe आयरन और Pb लेड सीसा आता है। ठीक है, और कॉपर, एल्युमिनियम और सोना आता है। ये निम्न अभिक्रियाओं में आता है। अब जो उच्च अभिक्रियाएं हैं वो गलित धातुओं का विद्युत अपघटन करते हैं और शुद्ध धातु बनते हैं। ठीक है, और जो मध्य अभिक्रियाएं होती हैं वो कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन करके, ठीक है, और सल्फाइड अयस्क को भर्जन करके, ये दो तीर कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन करते हैं और सल्फाइड अयस्क को भर्जन करते हैं, और ये तब धातु का ऑक्साइड कर देते हैं। ये जो भर्जन निष्कासन होता है फिर उसे धातु का ऑक्साइड करते हैं, मतलब धातु के साथ ऑक्साइड करते हैं, फिर धातु ऑक्साइड का अपचयन करते हैं, फिर धातु का शोधन करते हैं। ये चीज़ें प्रक्रिया होती है जो बहुत लंबी प्रोसेसिंग होती है। इससे धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण भी होते हैं। और जो निम्न अभिक्रियाएं होती हैं वो सल्फाइड अयस्क को, जो सल्फाइड अयस्क है उसका भजन करके धातु कर परिष्करण करती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं फ्लो चार्ट। अब आगे देखते हैं। यहाँ आ चला गया है, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा। ये अयस्क लिखा है, अयस्कों का सांद्रण समृद्धिकरण, और अयस्क को अनावश्यक पदार्थ गैंग का पृथक्करण समृद्धिकरण या अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वह अयस्कता गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणों पर आधारित होती है। ठीक है, और आइए देखते हैं। पहला, कम सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण निम्न अभिक्रियाशील। ठीक है, कम सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण, ये धातु कम अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। यार ये ट्रक के हॉर्न भी ना बहुत ही लाउडली लगाते हैं सब, पता नहीं क्यों इतना लाउडली लगाते हैं, पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। ये धातुएं बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं को, ठीक है, धातुओं जो होती हैं वो धातुओं के ऑक्साइडों को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। जो धातु ऑक्साइड होता है उसे जब गर्म करते हैं तभी धातु प्राप्त मिलता है, वैसे नहीं मिल सकता। सिनेबार HgS जो होता है, सिनेबार मरकरी का एक अयस्क है। जब इसे वायु में गर्म करते हैं तो यह सबसे अधिक, मतलब सबसे पहले म्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO में बदलता है तथा बाद में मरकरी धातु में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि ये इसका इक्वेशन समीकरण दिया है, तो ऐसे होता है। ठीक है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। दूसरा इतना भी हार्ड नहीं है, इजी है सब। ये ताप से टूट गया है, विखंडित हो गया है, Hg और ऑक्सीजन बदल गया, और ऊपर वाला क्या है वो, ये भी टूटा है पर ये कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को उसके आगे से विस्थापन करके ले चला गया। ठीक है,
तो आइए आगे देखते हैं। बी वाला कॉपर ग्लास Cu2s, जब इसे वायु में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है तथा ऑक्सीकृत उत्पाद शेष कॉपर ग्लास से क्रिया करके कॉपर धातु देते हैं। उदाहरण के तौर पे ये CuSO2 जो गर्म करते हैं तो Cu2O और SO2 देता है। ये चीज़ें हैं। आइए आगे देखते हैं। मध्य सक्रिय धातु का निष्कर्षण। मध्य अभिक्रियाशीलता। प्रकृति में ये धातुएं प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड को भजन द्वारा तथा कार्बोनेट को निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित कर कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु को प्राप्त किया जा सकता है। जिंक के निष्कर्षण के समय निम्न रासायनिक प्रक्रिया होती है। पहला होता है भजन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भजन कहते हैं। उदाहरण ZnS जो होता है जिंक सल्फेट जो होता है ऑक्सीजन के साथ भजन करके ZnO प्लस SO2 बनाता है। बी निस्तापन। वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में संदृत अयस्क को उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। निस्तापन क्या होता है? ये चीज़ होता है निस्तापन। आइए आगे देखते हैं। आगे थोड़ा लोड होने में समय लगेगा, ठीक है, समय ख़त्म हो चुका है। ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। अयस्क ऑक्साइड लिखना होगा तो लिख लीजिएगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे आपको चल के जो 2-3 लेक्चर आएंगे उसमें देख लीजिएगा। आप अपने से पढ़ लीजिए। मैं स्लो डाउन स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ स्लोली, तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट पे चलता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट चलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये भी उतना नहीं है, तब भी पढ़ लेते हैं। विद्युत अपघटन अपचयन, क्योंकि ये जो लेक्चर होने वाला है, जो हम लोग लेक्चर कवर कर रहे हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग पूरा कवर नहीं कर रहे हैं 1 साल का जो आपने पढ़ा लिखा कुछ भी किया, हम तो बस उतना कवर कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, उतना भी नहीं इम्पॉर्टेंट है कि समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है। तो विद्युत अपघटन अपचयन इन धातुओं के लवणों जैसे क्लोराइडों को द्वित रूप में विद्युत अपघटित करते हैं। धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है तथा क्लोराइड एनोड पर मुक्त होती है। जैसे कि अभिक्रिया, कैथोड पर N सोडियम के साथ इलेक्ट्रॉन अपचयन कर रहा है, एनोड पर क्लोरीन के साथ ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब कि ये ऑक्सीजन जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये चीज़ है। सोडियम पे प्लस चार्ज है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो देगा। यार ये सब ने ट्रैक्टर वाले पूरे एकदम की मूड की पूरी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। बैकग्राउंड आपको नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। थोड़ा मार्केट में प्लेस, तो इसलिए मेन मार्केट है और हाईवे भी है, तो समझा करिए बातों को, थोड़ा इग्नोर मारिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं, शोधन पे चलते हैं। धातुओं का परिष्करण शोधन, ठीक है। और आप लोगों को अगर ये पूरा फुल चैप्टर चाहिए तो इस साल से हम लोग ये बैच लॉन्च करेंगे, जिसमें कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा फैसिलिटी दी जाएगी, फ्री में पढ़ाया जाएगा सभी चैप्टर, तो क्लास 10 तक सिर्फ। उसके ऊपर फिर 2 साल बाद देखेंगे। तब तक के लिए 10th कवर करेंगे। तो 10th अगर पढ़ना है किसी को तो ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे ही बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा, इस साल से प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ये तो अभी नहीं उतना है। तो बेस्ट फैकल्टीज़ भी लाई जाएंगी। तो आइए देखिए, परिष्करण के लिए सबसे सामान्य विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। कॉपर, टी, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जा सकता है, मतलब किया जा सकता है, फिर किया जाता है। प्रक्रिया इस प्रक्रम में अशुद्ध धातुओं का एनोड तथा शुद्ध धातुओं की पतली परत का कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। धातु जो होती है
वो लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। जब विद्युत अपघटन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघटन से धातु आयन अपचयित होकर कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, अशुद्ध एनोड के नीचे एकत्र हो जाती है तथा एनोड पंख कहलाती है। ये भी कुछ पल्ले तो नहीं पड़ा होगा, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बोर्ड से इम्पोर्टेंट नहीं है उतना हम लोग कट कर दे रहे हैं क्योंकि है चीज़ नहीं वो। आगे चलते हैं, संक्षारण। ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के एग्ज़ाम से भी इम्पोर्टेंट है संक्षारण। ठीक है, आगे ये लोड हो रहा है। तो संक्षारण क्या है? धातुओं का उसकी सतह का वायु, आर्द्रता, नमी अथवा रसायन जैसे अम्लों के प्रभाव नष्ट होना, खा जाना संक्षारण कहलाता है। नम वायु या आर्द्र वायु में खुला छोड़ देने पर अधिकांश धातुएं संक्षारित हो जाती हैं। संक्षारण एक मंद प्रक्रिया है। उदाहरण लोहे पर जंग लगना, चांदी का मलिन हो जाना, कॉपर की सतह पर हरे रंग की परत का जमना, ये सब चीज़ें संक्षारण कहलाती है। संक्षारण में आप सबसे पहले देख लीजिए, खाने को खुला रख देंगे शाम तक खराब हो जाएगा, संक्षारित हो जाता है। या लोहे को आप कई दिनों तक धूप या फिर बारिश हो उसमें बाहर रख दीजिए, वो उस पर भूरा भूरे रंग का परत चढ़ जाती है, उसे संक्षारण कहा जाता है। या चांदी पे कभी कभी हरे रंग की परत चढ़ जाती है, जहाँ पे आप लोग उसे खाना बनाते हैं या फिर उसमें खाते नहीं या फिर बाहर रख देते हैं तो उस पर भी एक परत चढ़ जाती है, वो भी संक्षारण कहलाती है। ये संक्षारण माने की दूसरी चीज़ें कर देती है। संक्षारण दो प्रकार के होते हैं। एक खाद्य पदार्थ में संक्षारण होता है, जब आप किसी खाने की वस्तु को खुला रख देते हैं तो वो खराब हो जाती है। आप देखते होंगे कि कुरकुरे उरकुरे जो पैकेट आते हैं, कुरकुरे जो और चीज़ें होती हैं, टॉफ़ी वॉफ़ी, उसमें जो हवा भरी रहती है वो संक्षारण से बचाती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ये सब चीज़ें होती हैं। संक्षारण से सुरक्षा क्या है ये देख लेते हैं। पहला, यस्दलेपन या गैल्वेनीकरण। आयन की वस्तुओं के ऊपर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने का प्रक्रम गैल्वेनीकरण कहलाता है। जिंक धातु की यह पतली परत लोहे को जंग लगने से बचाती है, क्योंकि आर्द्र वायु में खुला छोड़ने पर जिंक धातु संक्षारित नहीं होती है। दूसरा, टीन प्लेटिंग तथा क्रोमलेटिंग। टीन या क्रोमीन धातु संक्षारण रोधी होते हैं, अतः जब लोहे की वस्तु पर टीन धातु की पतली परत को इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा निक्षेपित कर देते हैं तो आयन तथा इस्पात वस्तु संक्षारण से सुरक्षित हो जाती है। नोट, जब धातु की सतह पर अन्य धातु की पतली परत को विद्युत धारा की सहायता से चढ़ाया जाता है तो इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और आगे देखिए, 3 प्रकार और है। 3 में धातु को धातु में परिवर्तन करके यह धातु के गुणों में सुधार की विधि है, जिसे 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाते हैं। चौथा है रंगाई करके। धातु की सतह को किसी अम्ल अवरोधक रंग से रंगाई करने पर धातु वायु या किसी विलयन के प्रभाव से बच जाती है। 5वां है ग्रीस या तेल लगाकर। जब ग्रीस या तेल को लोहे की वस्तु की सतह पर लगा देते हैं तो नमी इसके संपर्क में नहीं आ पाती है, जिससे लोहे जंग से सुरक्षित हो जाते हैं। उदाहरण लोहे के पुर्जे तथा मशीनों को ग्रीस से पोत देने पर। ये सब शॉर्ट नोट्स थे, मतलब कि इतना विस्तार से भी नहीं गए हैं, बस इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं इस लेक्चर में। और ये लेक्चर भी उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसमें उतना इम्पोर्टेंट कवर नहीं किए हैं, तो मतलब जो भी कवर किए हैं वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड कवर किए हैं। और हाई लेवल तक आपको जाना तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि 1 मार्च 2023 से इस पर नया बैच लॉन्च होंगे। ठीक है, उस बैच में आपको क्लास 10th पढ़ाया जाएगा एकदम प्रॉपरली सिस्टमेटिक ढंग से, जहाँ पे आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। नोट्स और सब हैंड राइटिंग नोट्स रहेगा, आपको डाउनलोड करने को भी मिलेगा, या फिर 2 रुपये में परचेज भी कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो चलिए, एक ये आप अगर आपके दोस्त कोई होंगे तो मैंने बता दीजिए। फिलहाल आप लोग इस साल तो बोर्ड देने ही वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग का बहुविकल्पी प्रश्न, 1 नंबर वाले प्रश्न, जो बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, इसमें वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। इस बार इसी में से आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा, ये विथ गारंटी विथ प्रूफ के साथ आप 100% श्योर हो जाइए। इससे बाहर से कहीं से इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन ही कम आते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।